आजादी के 75 साल बाद सामाजिक भेदभाव तो होते ही रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो है अलगाववाद है ही, लेकिन क्या आपको पता है कानूनी स्तर पर सर्वमान्य, जहां लोग कहा जाता है कानून का राज्य है, सबको न्याय मिलेगी, सबको एक समान देखा जाएगा, उसी कानून के अंतर्गत जेलों में जातीय स्तर पर भेदभाव होते हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से देखें तो जाति आधारित काम करवाए जाते हैं। अगर आप उच्च वर्ग के हैं तो आपको कुलीन काम, और जो है आप अगर निम्न वर्ग के हैं तो आपको निम्न स्तरीय काम। इसी मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की जो ओर से हलफनामा दिया गया था उसको पढ़ते पढ़ते सीजेआई एक जगह आकर रुक गए, कहे कि इससे आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। आखिर क्या मामला था, किस विषय वस्तु पर लिखा गया था? अगर जेलों में जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए क्या सिर्फ राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जेल कानून जिम्मेदार है, या हमारी न्यायिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के स्तर से ही किसी भी अपराधी को दंड देता है। अगर अपराधी को आप दंड दे रहे हैं किसी भी कोर्ट से, निचले स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक अगर दंड दे रहे हैं, तो उनके साथ क्या जेलों में घटित होता है, इसकी भी सुध लेना आपकी जवाबदेही बनती है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुंबई आईआईटी में पढ़ा चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और खास करके इन सब मामलों को, सामाजिक कुरीतियों के मामले में अच्छे जानकार हैं। मैं उन्हीं से जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पूरा मसला क्या है। आज़ादी के 75 साल भी अगर हम कहें कि लीगल रूप से जातीय भेदभाव हो रहा है, तो क्या कहना गलत होगा? नमस्कार सर। धन्यवाद अमर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जाति व्यवस्था के बारे में जो आप बता रहे हैं वो एक काफी मतलब ऐसी रिपोर्ट है जिससे हम सब लोगों को चौंक जाना चाहिए। और आपने अपनी प्रस्तावना में जैसे कहा कि जेलों में भी इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, और उसका बैकग्राउंड तो ये है कि वायर नाम का जो एक बहुत प्रतिष्ठित पोर्टल है उसमें 5 लेख आए, और उसके आधार पे वायर की सुकन्या शांता ने एक केस फाइल किया, और उसी के याचिका दायर की थी जनवरी में ही। जी, तो उसी के आधार पे ये कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो उसमें उन्होंने जो सुकन्या शांता और वायर की रिपोर्ट और उनके वकील द्वारा जिस प्रकार से पक्ष रखा गया कि उसमें जैसे जाति सूचक शब्दों का उपयोग है सरकार की तरफ से, खास तौर से जो साफ सफाई करने वाले हैं उनके लिए जो एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को वही लगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और एक आत्मग्लानि और एक विद्रोह के रूप में उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और वो नहीं पढ़ा, ऐसी मेरी समझ है। जहाँ तक जेलों का सवाल, जेलों में तो हमारे भारत की आज़ादी के आंदोलन में सभी प्रकार के लोग गए हुए हैं, और कई लोगों को जेल में अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, दूसरों को अलग प्रकार से मिलती हैं, पर उनको जो श्रम करना पड़ता है वो भी उनको जातीय आधार पर दिया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वायर की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत चिंता की है वो ये है कि हमारे जेल मैनुअल में भी ऐसी कई चीजें हैं जो जाति सूचक हैं या जातियों के आधार पर बनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जेल मैनुअल है काफी सालों पहले बनी हुई होगी, और उसमें किसी ने आज तक ख्याल नहीं किया कि इसमें क्या रिवीजन करना चाहिए। क्या हमारी जिस प्रकार से चेतना बढ़ी है, हमारी जिस प्रकार से सेंसिटिविटी इन मुद्दों के बारे में बढ़ी है, उसके आधार पे जेल मैनुअल को मॉडिफाई किया जाए, बदला जाए, परिवर्तित किया जाए, ये मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं है। जो इस जजमेंट के आधार पे अभी सोचने का वक्त है, क्योंकि जाति व्यवस्था को अगर देखिए तो अब उसका क्या कहें कि जेल तो ऐसी जगह है जहाँ उसका प्रचार कौन करता है, उसका संचालन जेलर है, जो इसके बारे में उसको कितनी ट्रेनिंग है जातियों के बारे में। क्योंकि एक तो दूसरा मुझे ये लगता है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, प्रशासनिक फोर्स है, उसको इन मुद्दों के बारे में जो संचेतना चाहिए, जो समाज के प्रति सेंसिटिविटी चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती।
मैं आपको बता दूं अमर कि भारत में 2 प्रकार की सेंसिटिविटी, संवेदना हमारे प्रशासनिक आधार पे नहीं है। एक तो जाति के आधार पे और दूसरी धर्म के आधार पे। इसके ऊपर भी मैंने कई बार पुलिस के बहुत वर्कशॉप्स की थी। उसमें भी वही बात उभर के आती है कि किस प्रकार से उनके अंदर जो पूर्वाग्रह दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, वो बहुत डीप रूटेड, बहुत गहरी तरीके से उनके इसमें होती है। और वैसे आप देखिए हमारे समाज में एक बहुत मुश्किल से जो आरक्षण की नीति, मैं वहां से शुरू करता हूँ। आरक्षण की नीति लगाई गई कि 10 साल के अंदर ही हो जाएगा, पर आरक्षण की नीति लगाने वाले कौन थे? सवर्ण थे। तो उन्होंने जितना हो सका आरक्षण की नीति को लगाने में कमजोरियां रखी। तो वो एक पहला सवाल हो गया कि जो जाति उन्मूलन की प्रथा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन। पहले तो यही हो गया कि आरक्षण दीजिए, आरक्षण ईमानदारी से दीजिए ताकि समाज में जाति का भेदभाव कम हो। पर उसी में एक कमजोरी रह गई कि जो आरक्षण, जो नीतियां को इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो ज्यादातर सवर्ण थे। ऐसा मैंने कई बार देखा है खुद के लंबे अनुभव में कि जब कोई दलित वर्ग से एप्लीकेशन डालता था तो उसको जो इंटरव्यू आता था, इंटरव्यू तो भेजना पड़ता है उनको कंपलसरी, इंटरव्यू आता था 1 दिन पहले। इंटरव्यू के लिए आपको जाना है 400 किलोमीटर दूर। अब ऐसा कौन उसमें कर सकता है? ये एक तरीका दिखा, और भी बहुत सारे तरीकों से उनके रुकावट की गई होगी। जैसे जहाँ जिस सिलेक्शन में इंटरव्यू की जगह रहती है, इंटरव्यू एक तो लिखित परीक्षा होती है और दूसरी इंटरव्यू में कई जो दलित कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे कर दिया जाता है और नॉट फॉर सुटेबल कर दिया जाता है जी। और देखिए हमारी समाज की व्यवस्था का मैं 2 इंडिकेशंस आपको देता हूँ। एक तो यहाँ से जो लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, वहां भी जाति व्यवस्था लगती है, वहां भी जाति व्यवस्था के हमको स्वरूप देखने को मिलते हैं। अब इतना उदार समाज है चारों तरफ, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहाँ ज्यादातर मैं कहूँगा कि जो एक नागरिकता हमारी होती है, सिविलिटी होती है, काफी विकसित होती है, तो वहां भी जातियों ने जाके अपनी जगह बना ली। गल्फ की कंट्रीज में तो थोड़ा बहुत लगता है मुझे, वहां भी थोड़ा है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में तो खास तौर से ये प्रक्रिया बहुत देखने को मिलती है। और वहाँ कई विद्यार्थी ग्रुप्स ने इस प्रकार के ग्रुप बनाए कि हमको इस प्रकार की जो जाति व्यवस्था की प्रक्रिया भोगना पड़ता है उससे हमको छुटकारा दिलाना चाहिए। दूसरा देखिए, भारत में आए दिन हर तीसरे चौथे दिन पढ़ने को मिलता है कि सीवर में उतर के काम करने के कारण 2 लोग मारे गए, 1 व्यक्ति मारा गया। बिल्कुल। अब हम बोलते हैं 75 साल और पिछले 10 साल में तो विकास का बहुत ढिंढोरा हो रहा है। तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सीवर का काम मैकेनाइज कर सकें? आज तो एआई का जमाना है, सीवर के काम को मैकेनाइज करना, जिससे पॉइजनस गैसेस में जाके लोग घुटकर काम न करें और उनको मृत्यु उसके कारण न हो, ये दूसरी बात है। और तीसरा आप देखिए हमारे गाँव में जिस प्रकार का एक जी सर, इसी में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। सीवर में जो भी उतरते हैं, जो भी वर्ग हो, जो भी विषय वस्तु के बात हो, इसमें भी क्यों जाति आधारित हो? जी बिल्कुल, एक खास वर्ग, एक खास जाति के व्यक्ति ही क्यों सीवर में उतरे? वो एक जॉब है, उस जॉब के अंतर्गत कोई भी जाति के लोग, कोई भी संप्रदाय के लोग, किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना जाएं? वो अपने एवज में अगर होने के लिए कई जगह ये भी देखा गया है कि लिखित तौर पर जो है किसी दूसरे का नाम है, लेकिन जब सीवरेज में उतरने की बात होती है तो कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता है या उसको कुछ पैसे दे के उतार दिया जाता है। बिल्कुल, ये भी तो सख्ती से जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात है, अगर सीवरेज में उतरना ही पड़ रहा है तो उतने सारे वेल इक्विपमेंट जो हमारे पास जो चीजें होनी चाहिए, उनकी तकनीक होनी चाहिए, उनके साथ उनको उतारा जाए, ऑक्सीजन मास्क दे के उतारा जाए कि वो उसमें जाए तो वो अपना काम भी करें। ऐसा नहीं हो कि काम कोई रुके, लेकिन उसके साथ उसकी तकनीकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी तो हम एआई की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, और उस समय अगर हम ऑक्सीजन मास्क और सादी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते
तो फिर और क्या है। हम्म। और दूसरा जिसको उतारा जाता है वो एक पर्टिकुलर जाति से ही क्यों होता है, ये हमारे प्रशासकों का काम है। और हम्म। तीसरा जो देखिए हमारे अभी गाँव में तो हालात और भी खराब है। गाँव में मैं कुछ लोगों से जब बात करता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि गाँव में ऐसा भी हो सकता है। एक मैं लड़के को जानता हूँ, हमारे आस-पास पढ़ता था, तो उसकी जब शादी हुई, तो उसको वही मंदिर में जाने नहीं दिया गया। और हम्म। इस प्रकार की चीज़ों की तो आम बातें हम सुनते हैं, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, मूंछ नहीं रखने देते। और मीनाक्षीपुरम में तो कितना हुआ था आपको मालूम है, 1980 में तो खैर अभी आज 40-45 साल हो गए, कि दलित लड़के का अपराध इतना था कि वो अच्छे कपड़े पहनकर मुख्य सड़क पे जा रहा था, बस। हम्म। और इसी से गाँव के जो सवर्ण हैं, उन्होंने उस पे आक्रमण किया। तो सवाल है कि कानून, केवल कानून से समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ जैसे मैं वही सोच रहा था कि जेल में, अगर जेल में सुधार लाना है और महात्मा गांधी या बाबा साहब अम्बेडकर होते, तो किस प्रकार का कदम उठाते? समाज की सोच को बदलने के लिए वो कदम उठाना ज़रूरी है, एक आंदोलन के रूप में। आंदोलन के रूप में जिसमें हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात की कि उन्होंने पैखाने को खुद साफ करने की प्रक्रिया चालू की। उस समय तो ये ड्रेनेज सिस्टम का इतना नहीं था, फ्लश सिस्टम का इतना नहीं था। बिल्कुल। मैनुअली लोग करते थे। तो आप हम्म। दूसरों को जब कहते हैं, तो उसके पहले आप खुद करेंगे तो ही लोग आपका अनुकरण करेंगे। तो उस प्रकार का जो हमारा एक सामाजिक आंदोलन है, वो देखने में नहीं आया। दूसरा, पिछले 10-12 साल में तो हालात और खराब हुए हैं। हालात और खराब कैसे हुए हैं कि जो हमारे यहाँ अंधविश्वास फैलाने वाले हो गए। अभी तो आपके यूपी में जो कांड हुआ हाथरस जी, में, हाथरस खान। मैं ज़्यादातर इनका अध्ययन किया है। ज़्यादातर ये जो बाबा हैं, ये मनुस्मृति के मूल्यों को एक आकर्षक चाशनी में मिला के लोगों के सामने रखते हैं। तो और ये पिछले 10 साल में ये प्रक्रिया पहले से ज़्यादा तेज़ हुई है, क्योंकि जो भी पूरी बातें आज की जा रही हैं, वो उनका वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक पिछड़े तौर से उन चीज़ों को किया जा रहा है। और आरक्षण का विरोध कभी करते हैं, कभी ज़बानी जमा खर्च में उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि आरक्षण तो पहली सीढ़ी है, जहाँ से आप आगे चलते हैं। दूसरा, सामाजिक बहिष्कार जो गाँव में होता है, उसके खिलाफ कुछ तो कानूनी कदम है, और कुछ मुझे लगता है कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसको लेना पड़ेगा। ऐसा मैं एक, जैसे लगता है कि किसी गाँव में एक हमारा संगठन हो, हम संगठनों को ऐसा विस्तृत करें कि किसी गाँव में इस प्रकार की खबर आए, तो प्रेम से वहाँ धरना दिया जाए, लोगों को जाके समझाया जाए, और उनमें मिल-जुल कर किस प्रकार से काम होता है, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। कानून तो खैर, कानून अगर है, तो कानून पेपर पे ही है तो उसका क्या मतलब? कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी तो वही करते हैं जो इस पूरी चीज़ से ग्रसित होते हैं। तो कितना कानून का वो पालन करेंगे, वो भी एक शंका का विषय। पर अगर हमारा जैसे एक मैं जानता हूँ, एक जो एक संगठन है, जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, मैला ढोने वाले मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम है उनका। उसको एक और जोड़ा जा सकता है कि गाँव में जहाँ भी भेदभाव की खबरें आती हैं, वहाँ जाकर कुछ दिन धरना देना, लोगों के साथ मेल-जोल से कुछ कार्यक्रम करना, एक इस प्रकार के बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। नहीं तो केवल उपदेश देकर जाति व्यवस्था जाने वाली नहीं है। केवल कानून के हम्म। आधार पे जाति व्यवस्था जाने वाली नहीं है। इसके लिए मेरे ख्याल से एक गहरा सामाजिक आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत है, और वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उन लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेकर इस बात को करना चाहिए। अब जैसे ये कानून का मामला एक आ गया, तो कई लोग इससे जागरूक होंगे, पर फिर वहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। आगे ले जाने बिल्कुल। की ज़रूरत क्या है कि एक तो पहले जो कानून है उसको पालन करो, पालन नहीं है तो उसके खिलाफ कदम उठाओ। अब ये भी आसान बात नहीं है, ये तो सुकन्या शांता जी ने इसमें केस को उठाया तो ये बात सामने आई, नहीं तो वो इसको नहीं उठाती, तो ऐसा चुपचाप चलता रहता। तो एक तो जहाँ अन्याय हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तुरंत ज़रूरी है। दूसरा, एज़ ए फ़ॉलो अप वहाँ हम रुक नहीं सकते। एज़ ए फ़ॉलो अप कुछ ऐसे कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के, जिन गाँवों में इस प्रकार का भेदभाव अभी भी प्रचलित है, या जिन शहरों में या कोई भेदभाव की घटनाएँ आती हैं, तो वहाँ सक्रियता से
अहिंसा के रास्ते से, प्रेम के रास्ते से इनके खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, अनशन, ये बहुत सारे जो हमारे पास अहिंसा के और सत्याग्रह के हथियार हैं, उसके आधार पे काम करना जरूरी है, मुझे लगता है। सर सबसे बड़ी बात है कि आजादी के 75 साल हो गए जी, उसके बाद भी हम अगर इस तरह की व्यवस्था को ढो रहे हैं गाहे बगाहे या जाने अनजाने, जी, मैं इस पर किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए राज्य सरकारें जवाबदेह हैं या जेल मैनुअल जवाबदेह है या सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह है या हाई कोर्ट जवाबदेह है, लेकिन मेरे मन में जहन में ये है कि आखिर इतने दिनों बाद भी अगर ये सुकन्या शांता जी ने अगर ये सवाल नहीं उठाए रहते तो क्या हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था जो है उसी तरह आंख मूंदे देखती चली जाती इन चीजों को, या उसका अगर हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं तो परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रोत्साहन ही तो दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसीलिए मेरे ख्याल से केवल कानून से समस्या हल नहीं होगी। मेरा पूरा विश्वास है इसके लिए एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना के लिए और समाज के लेवल पर लोगों के बीच में जाके उनको मेल जोल का कार्यक्रम। अभी देखिए, हम हिंदू मुसलमान के बीच में तो जो होता है उसको लव जिहाद करके मुसलमान लड़कों को मारा जाता है, पर जो इंटरकास्ट मैरिज एक ही जाति के अंदर सवर्ण और उसके बीच में होता है, उसका भी तो कितना विरोध है। अब बिल्कुल। बाबा कहते थे कि अंतर जाति विवाह ये जाति उन्मूलन के प्रति एक बड़ा कदम है। इसीलिए आपको याद होगा ये बाबा साहब की इन्हीं बातों को से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने क्या फैसला लिया था। उन्होंने फैसला लिया था कि जो भी अंतर जाति विवाह नहीं होगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और बाबा साहब ने जब एक ब्राह्मण लड़की से जो उनकी शादी हुई तो पहली बात उन्होंने क्या कहा, आज अगर बापू जिंदा होते तो बहुत खुश होते। क्या मतलब था उनका, ये अंतर जाति विवाह को देखकर वो बहुत खुश होते। तो उसमें भी बहुत समस्याएं होती हैं। तो एक मराठी में एक फिल्म आई थी सैराट, पता नहीं बाकी जगह हो गई कि नहीं, वो इसी अंतर जाति विवाह को लेकर चली थी। तो मुझे कहना क्या है कि ये जाति की जो मानसिकता है ये समाज के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है और ये मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है। और ये जाति वाली मानसिकता थोड़ी थोड़ी ढीली हो रही थी, और पिछले 10 सालों में जो धर्म के नाम की राजनीति आई वो छुपे तौर से मनुस्मृति का समर्थन करती है, ऐसी मेरी मान्यता है। छुपे तौर से ऊपर वो चासनी लगा देती है और काम वही करती है, रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर देती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, वो क्या है, वो यानी इसको एक डाइल्यूट करने की प्रक्रिया है इसको रिजर्वेशन को। तो ये सब चीजों में एक इसको कहते हैं मल्टी लेयर्ड, बहुस्तरीय संघर्ष करने की जरूरत है। बहुस्तरीय संघर्ष जो जमीन के इससे लेकर हमारे मूल्यों से लेकर हमारे कानून में, और फिर कानून बराबर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसके बारे में, ये सब पूरा करने की जरूरत है। इसमें साहित्य तो काफी उपलब्ध है। जो बीच में दलित साहित्य एक बहुत क्रांतिकारी रूप में सामने आया है और वो उसकी भी एक अपनी ताकत है जो इसके खिलाफ लड़ सकता है और आगे भी जा सकता है। और उसी के साथ ये सब हमें एक, जैसे मैंने कहा, बहुस्तरीय संघर्ष की जरूरत है और इसको हम डिले नहीं कर सकते। दूसरा मेरा एक निजी मानना ये है कि जहां भी धर्म के नाम की राजनीति आएगी वो पुरातन जो परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं, पुराने लोगों की प्रैक्टिसेस उसको मजबूत करती है। तो ये पिछले 10, 15, 20 साल का जब से राम मंदिर आंदोलन का पीरियड हुआ है तब से ज्यादा और मजबूत हो गई है। तो ये दोनों चीजों का मिलजुल कर ही मुकाबला किया जा सकता है। सामाजिक मुद्दों को हम अलग अलग एक कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते, क्योंकि धर्म के नाम की राजनीति आएगी तो दलित समस्या को और गहरा करेगी, स्त्रियों की समस्या को गहरा करेगी, आदिवासियों की समस्या को गहरा करेगी। तो ये दोनों आंदोलनों को एक जमीनी से लेकर ऊपर ले जाने की जरूरत है। सर मेरे जहन में एक सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट में जेल मैनुअल को लेकर इस तरह की बात आ गई है, उनके नजर में आ गई है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो व्यवस्था के अंदर विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस वर्किंग से हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं जिससे सामाजिक भेदभाव को प्रोत्साहन मिलता है लीगल तौर से,
इसके लिए आप जो है किसी भी थानेदार को, जेलर को आप आपराधिक करार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मैनुअल में ही विद इन द लॉ है वो। तो इस तरह के कानून और भी कई सारे विषयों में होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। जैसे हम मैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन या और फिर अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो स्वीपर की बात की जाए तो स्वीपर में भी जो है एक तरह से एक खास वर्ग को के लिए इंडिकेट कर दिया गया है। तो क्या उन सब चीजों पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, या फिर उनको हर विषय वस्तु पर उनको उन पर जनहित याचिका दे तभी वो सुनवाई करेंगे? या रिव्यू करना उनका काम नहीं है कि जो 75 साल में जो व्यवस्थाएं, गलत व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उसको हम तुरंत बंद करें? मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। अभी इसी बहाने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स हैं, और जैसे जेल मैनुअल एक हो गया, बाकी मैनुअल्स में क्या क्या है उसको भी पूरी तौर से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। उसको भी एक संवेदनशील बनाने की जरूरत है, और फिर एक बार वो संवेदनशील बनाने के साथ साथ लोगों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए एक, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक पार्टियों का काम है। एग्जैक्टली सर, मैं वही कह रहा हूँ, जब व्यवस्था खुद दुरुस्त करेगी तभी तो समाज पर वो अपनी बात रख सकती है। जब व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो समाज पर वो कैसे अपनी बात रखेगी? जैसे बापू कहते थे, अगर हम किसी चीज के लिए नसीहत देते हैं तो उसको उसको खुद पर अपना कर देखें, वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नसीहत देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कोई भी बात खुद से ही शुरू होती है। आप खुद अच्छा मॉडल देखते हैं तो आप इसको दूसरों को नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ पर आप ऐसा कीजिए। ये कभी समाज में नहीं है। तो इसलिए बापू की सफलता का यही कारण था कि जैसे मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, सफाई के बारे में वो खुद शौचालय साफ करते थे। तो इसलिए वो जब कर रहे हैं तो आश्रम के दूसरे लोग कहेंगे भाई हम क्यों नहीं कर सकते। और वहां से एक सही चेतना का, जो बाबा साहब का आंदोलन था, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यही थी कि राष्ट्रीय आंदोलन ने उनकी कई चीजों को स्वीकार करके एक एक कदम में लागू करने की कोशिश की, गांधी जैसे व्यक्ति के माध्यम से। तो आपकी बात बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ कि हमारे जो भी मैनुअल्स हैं, जो भी रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, उनका एक थरो रिव्यू होना चाहिए। और उसमें जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता, वो सबको बराबर की जगह देने की बात हो। वो औरतें हों, आदिवासी हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, इनके खिलाफ जो पूर्वाग्रह छुपे हुए आ जाते हैं। और होता क्या है अमर, कि जो बनाने वाले हैं उनके अंदर भी तो पूर्वाग्रह होते हैं। वो कैसे चुपचाप आ जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। तो ये मौका लेके मेरे ख्याल से हम एक मांग उठा सकते हैं कि हमारे सभी जो मैनुअल्स हैं, रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, उसमें एक प्रकार का रिवीजन करने की जरूरत है जो हमारे संविधान से मैच करे। एग्जैक्टली सर, इसी में मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ। सामाजिक उपक्रम के मामले में जो भी पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक स्तर की बात हो, चाहे पंचायत स्तर की बात हो, जहाँ पब्लिक स्तर से सरकारी सरोकार हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, वहां कम से कम जो है पब्लिक यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके जहां महिलाओं का आवागमन हो। उनको आज भी देश में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेल मेंबर तो कहीं भी वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत बड़ी विडंबना है। अभी भी कई सारी सरकारी दफ्तर हैं जहां पर अगर महिला अधिकारी हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। जो महिला अधिकारी है उनको तकलीफ होती है, तो आम जो पब्लिक वहां आने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवतियां हैं, उनको कितनी तकलीफें होती होंगी? क्या ऐसे सार्वजनिक उपक्रम में, जहां भी कोई भी सार्वजनिक संस्था है, उन जगहों पर एक पब्लिक प्लेसेस के पर वो इसे बना के रखना चाहिए। बेशक उसके लिए वो मिनिमम चार्ज ले लें, 1 रुपया ले लें, 2 रुपया ले लें, लेकिन उसकी साफ सफाई के साथ उसकी मेंटेनेंस रखें। करेक्ट। और उसके बगैर, ये सुविधा के बगैर लोगों को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए, क्लियरेंस ही नहीं देना चाहिए किसी चीज के शुरुआत की। ये एक प्री कंडीशन है, कंडीशन होना चाहिए कि आपका ये यूरिनल या ये टॉयलेट महिलाओं के लिए अलग से है कि नहीं। उसके बगैर किसी चीज को परमिशन सार्वजनिक जगह को मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये था सर जेल मैनुअल की बात, जहां पर अभी भी जातीय भेदभाव हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और तमाम सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र शासित सरकारों को जेल मैनुअल में सुधार की बात की ओर इशारा की है। और उसके साथ साथ जो इनकी वकील हैं दिशा वाडेकर और द वायर की
जो जिन्होंने जनहित याचिका डाला था, सुकन्या शांता को से भी अपील की है कि आप सार्वजनिक संस्थाओं के साथ, कोर्ट के साथ और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे जातीय आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं। देखना लाजमी होगा कि इस मामले में आगे कोर्ट क्या सुनवाई कर रही है, क्या कह रही है, किस तरह के आदेश दे रही है। हम प्रगतिशील भारत को विकसित भारत में अगर तब्दील करना चाहते हैं तो सभी वर्ग को, सभी जाति को, सभी धर्म को एक बराबर लाना होगा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। वर्ग होगा तो एक स्त्री वर्ग है, एक पुरुष वर्ग है। और अभी हमारे यहाँ जो है ट्रांसजेंडरों की भी उतनी ही इज्जत और उतनी ही समानता के साथ उनको अधिकार मिलनी चाहिए। अगर हम ये व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है मनुस्मृति के दौर में तो जा सकते हैं लेकिन विकसित भारत नहीं बन सकते। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ राम पुनियानी साहब थे। उन्होंने अपनी बात रखी जेल मैनुअल को लेकर और तमाम सामाजिक स्तर पर जो होने वाले भेदभाव हैं उसको कैसे निपटा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। थैंक यू सर।